प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव के कारण आज हम बड़े दिनों बाद आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसका हमें खेद है। आज हम आपके सामने कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 1 फ्रांस की क्रांति के बारे में बताएंगे। भाई बहनों, जैसा कि क्रांति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक हलचल, एक आंदोलन, एक परिवर्तन। जब किसी प्राचीन व्यवस्था, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो अथवा आर्थिक हो, उस प्राचीन व्यवस्था जो वर्षों से चली आ रही है, उसके प्रति देश की जनमानस की मनः स्थिति खराब हो जाती है। जनता उस प्राचीन व्यवस्था से ऊब जाती है और उस प्राचीन व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए, उसको हटाने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए एकजुट होकर के आंदोलन करने लगती है। तो इस आंदोलन को हम क्रांति कहते हैं। यह आंदोलन व्यापक रूप धारण कर लेता है, हिंसक रूप धारण कर लेता है, या कभी कभी बिना हिंसा के बातचीत से ही यह आंदोलन सफल हो जाता है। परंतु यह आंदोलन जब संपूर्ण देश में एक रूप धारण कर लेता है, संपूर्ण जनता उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए उन्मुख हो जाती है, उतावली हो जाती है और उसके लिए चाहे बातचीत के माध्यम से, चाहे आंदोलन के माध्यम से, चाहे रक्तपात के माध्यम से परिवर्तित करना ही चाहती है और परिवर्तित करने के लिए पूरा प्राणों की बाजी लगा लेती है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिवर्तित व्यवस्था को हम क्रांति कहते हैं। क्रांतियां अनेक प्रकार की होती हैं, राजनीतिक होती हैं, धार्मिक होती हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, सामाजिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं। तो हम जो फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वह फ्रांस की क्रांति राजनीतिक क्रांति है। सन 1688 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। इंग्लैंड की क्रांति एक रक्तहीन क्रांति मानी जाती है। रक्तहीन क्रांति अर्थात जो संसद वहां की थी और संसद और राजा के मध्य वैचारिक संघर्ष था, लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष था, राज्य व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए संघर्ष था। वो संघर्ष बातचीत से सुलझ गया, बिना किसी का रक्तपात बहाए, बिना खून खराबा किए ये क्रांति संपन्न हो गई। तो इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति, श्वेत क्रांति, महान क्रांति की संज्ञा दी गई। उसके बाद 1774 ईस्वी में अमेरिका में भी इसी प्रकार की राज्य व्यवस्था थी, जो सर्वहारा वर्ग अर्थात जो सामान्य जनता के लिए वह राज्य व्यवस्था घातक थी, उसके विकास के लिए अवरोधक का काम कर रही थी। तो ऐसी राज्य व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अमेरिका में भी ऐसे राजनीतिक क्रांतियां 1774 ईस्वी से लेकर के 1784 ईस्वी तक चली और वहां का जब संविधान बना, वहां लोकतंत्र की बहाली हुई। तो इस प्रकार से वहां एक नई व्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षण में, उसके प्रशासन में जनता काम कर रही थी, प्रसन्न हो गई थी। इसी प्रकार से अमेरिका की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति से प्रेरणा लेकर के फ्रांस में भी जो वर्षों से चली आ रही बोर्बो वंश की जो राजसत्ता थी, क्रूर राजसत्ता थी, उसके खिलाफ जनता ने एक मोर्चा खोला और जनता ने आंदोलन किया और उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। अंत में व्यवस्था परिवर्तित हुई। तो इस प्रकार की फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति यूरोप के लिए प्रेरणादायी क्रांति हुई। यद्यपि फ्रांस में उद्योग, व्यापार, कला, संस्कृति की उन्नत हो चुकी थी, लेकिन जो जनता थी वो जनता पीड़ित थी। जनता जो कुलीन वर्ग थे, जो पादरी वर्ग थे, उनके अत्याचारों से त्रस्त थी, त्राही कर रही थी। इसलिए वह जनता
उस कुलीन वर्ग को, उस पादरी वर्ग को, उसकी व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए उद्वेलित थी, उतावली थी। और यह क्रांति बास्तिल की घटना जो 14 जुलाई 1789 ईस्वी बास्तिल के दुर्ग की घटना से प्रारंभ होकर के 18 जून 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध तक चली। और इस क्रांति ने पूरे संपूर्ण यूरोप को एक प्रेरणा दी। क्रांति क्यों हुई, क्रांति कैसे हुई, इस पर चर्चा करने के लिए हमें फ्रांस की जो सामाजिक दशा थी उस सामाजिक दशा के बारे में अध्ययन करना होगा। तो क्रांति के पूर्व फ्रांसीसी समाज कैसा था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्रांति से पूर्व जो फ्रांसीसी समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस का राजा लुई 16वां जो 1774 ईस्वी में फ्रांस के सिंहासन पर बैठा, वह अपने पूर्ववर्ती बोर्बो वंश की सत्ता को आगे बढ़ा रहा था। वह बड़ा ही भोगी, विलासी और क्रूर व्यक्ति था। उसका जो विवाह हुआ था वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। और वह राजकुमारी भी जो सामान्य जनता के दर्द थे, सामान्य जनता का जो जीवन था उससे वह अपरिचित थी। उसके प्रभाव में रानी सुंदर थी, रानी के प्रभाव में राजा आ गया और उसके प्रभाव में जो वह कहती उसी की बात को मानता। उसके प्रभाव में आकर के वह भोग विलास में दिन रात व्यस्त रहने लगा, प्रजा की चिंता छोड़ दिया। उसके भोग विलास में व्यस्त रहने से और ब्रिटेन से और अनेक पड़ोसी जो देश थे उन पड़ोसी देशों के साथ लगातार युद्ध चलते रहने से फ्रांस का राजकोष खाली हो चुका था। राजकोष जब खाली हो गया तो उसको भरने के लिए राजा ने जो निम्न वर्ग है, जो 75% देश की 75% आबादी निम्न वर्ग की थी, जो तृतीय स्टेट जिसे कहते थे, उस तृतीय स्टेट पर अनेक कर पे कर लगाए और जो पुराने कर थे उन पुराने करों के दरों को बढ़ा दिया जिससे राजकोष भर जाए। जनता जो खेत में काम करके, मजदूरी करके, व्यापार करके किसी तरह से अपना पेट पालती थी, वह जनता अपने पेट को काट करके और कर भर रही थी। इस नाते से जनता त्रस्त थी, जनता के विकास अवरुद्ध हो चुके थे। फ्रांस उद्योग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहां की जनता विकसित नहीं हो रही थी। जनता का जीवन स्तर था वह जीवन स्तर और निम्न हो रहा था और गिरता चला जा रहा था। इसलिए जनता इस राजा के राजशाही व्यवस्था को और पादरियों के इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो गया। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। जैसा कि ब्लैक बोर्ड 3 वर्ग थे। पहला था प्रथम स्टेट, इसमें पादरी वर्ग आते थे। दूसरा है द्वितीय स्टेट, इसमें कुलीन वर्ग। तीसरा है तृतीय स्टेट, इसमें निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग। भैया बहनों, ये फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग थे, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग थे, तृतीय स्टेट निम्न वर्ग थे। जो प्रथम स्टेट था वह आबादी का 10% था, द्वितीय स्टेट 15% था और तृतीय स्टेट 75% था। प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग, इसमें जो चर्च होते थे, जो जैसे हम लोगों के मंदिर होते हैं वैसे ईसाई धर्म के चर्च होते हैं। पूरा यूरोप ईसाई धर्म को, कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। तो ईसाई धर्म के जो पोप हुआ करते थे यानी चर्च के जो मुखिया हुआ करते थे वो और उनके जो अनुचर होते थे, उनके जो धर्म को और विस्तार देने वाले पंडित पुरोहित जिसको कहते हैं,
वो होते थे, उन्हें पादरी कहते हैं। और ऐसे पादरी हुआ करते थे और उनके जो अनुचर होते थे, उसमें काम करने वाले दासियां होती थी, वे सभी होते थे। ये सब लोग प्रथम स्टेज में आते थे, यानी पादरी और पोप और उनके जो संतान होते थे, उनके जो परिवार के लोग होते थे, वे सब उस चर्च में जितने लोग निवास करते थे वे सब पादरी वर्ग में आते थे। इन्हें पादरी वर्ग या प्रथम स्टेज कहते थे। ये समाज के सर्वोच्च वर्ग थे, अर्थात सबसे उच्च, इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे और विशेषाधिकार प्राप्त होने के नाते ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। इनको कोई कर नहीं देना होता था, बल्कि ये कर लेते थे। और कर किससे लेते थे? तृतीय स्टेट से नहीं लेते थे, इन तृतीय स्टेट से लेते थे जो देश की आबादी का 75% थी। इन्हें टाइड नामक कर लेने का अधिकार प्राप्त था और सभी पर ये शासन, सभी वर्गों पर शासन करते थे। दूसरा जो वर्ग था वो कुलीन वर्ग का था। कुलीन वर्ग ये आबादी का 15% था और इसमें राजा हुआ करते थे और अनेक जो धनी व्यापारी होते थे वे होते थे। धनी लोग और राजा के परिवार वाले और उनके जो काम करने वाले, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, सामंत होते थे। राज्यों के जो अनेक राज्य होते थे छोटे छोटे, उन राज्यों के जो अधिकारी होते थे उन्हें सामंत कहते थे और इनको विशेष प्रकार के कर लेने का अधिकार प्राप्त था। ये भी अनेक प्रकार के करों से मुक्त रहते थे, बल्कि ये कर लेते थे और इन्हें सामंती कर लेने का भी अधिकार प्राप्त था। ऐसे जो वर्ग के लोग थे, ये दोनों वर्ग के लोग ये कर देने वाले नहीं थे बल्कि कर लेने वाले थे। और कर देने वाले लोग ये 75% आबादी जो सर्वहारा वर्ग या निम्न वर्ग तृतीय स्टेट के लोग थे, ये दोनों वर्गों की सेवा करने वाले होते थे। उपरोक्त तो दोनों वर्गों की सेवा करते थे और फिर भी ये दोनों वर्ग इनके विकास पर कोई ध्यान नहीं देते थे। राजा विशेष प्रकार का उपहार लेने का राजा को अधिकार प्राप्त था और प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी मजदूर से, किसान से वह उपहार लेता था। और जो ये निम्न वर्ग था तृतीय स्टेट, ये तृतीय स्टेट टाइड नामक कर देता था, समंती कर देता था। टाइड जो कर होता था वो किसानों को अपनी उपज का 10वां हिस्सा, 10% भाग देना होता था पादरियों को, और सामंती कर भी इसी प्रकार से था जो कुलीन वर्ग को देना होता था। ऐसे अनेक कर थे। जो फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता था तो उसे नए कानून को फॉलो करना होता था और इस प्रकार से वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था, वहां की जो धार्मिक व्यवस्था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी, चरमरा गई थी। जनता को एक प्रकार का कंफ्यूजन था, जनता एक प्रकार से वह भ्रमित हो गई थी कि हम किस व्यवस्था का पालन करें और किस कर को हम दें। अपने स्वयं के विकास पर जनता ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए जनता इस सारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए उद्वेलित थी, उतावली थी। और यही उतावलापन, यही उद्वेलापन जो है क्रांति को जन्म दिया, फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। तो आज के लिए इतना ही। आज हम सभी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का परिचय और क्रांति से पूर्व फ्रांस की जो सामाजिक दशा थी उसके बारे में अध्ययन किया। कल के वीडियो में हम और इसके आगे बताएंगे। इसका जो लेख है, ये लेख वीडियो के साथ ही जाएगा, आप इसे अपने इतिहास की कॉपी में तुरंत नोट करिएगा, क्योंकि कल नया वीडियो जाएगा, नया लेख जाएगा, इसलिए लापरवाही नहीं करिएगा। तुरंत इस वीडियो को देख करके, समझ करके उस लेख को लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।